एपिसोड 31 टू 40। 31 सजा मिली किसे? यांग लुयांग ने चांगदाह के परेशान चेहरे पर नजर डाली और फिर यांग निंग की ओर मुड़े जो उनके आदेश का इंतजार कर रही थी और कहा, आप सही कह रहे हैं। आधिकारिक जांच गार्डों द्वारा की जानी चाहिए, नौकरानियों द्वारा नहीं, क्योंकि संबंधित व्यक्ति मुख्य नौकरानी है। मुख्य नौकरानी के कमरे में जाओ और आधिकारिक जांच करो। तलाशी लेते समय ध्यान रखना कि कोई कोना छूट न जाए ताकि बाद में कोई आपत्ति न उठा सके। यांग लुयांग ने बाहर खड़े पहरेदारों को बुलाया और उन्हें तलाशी लेने का आदेश दिया। गार्डों से बात करते समय उसकी निगाह यांग निंग पर थी, मानो वह उसे अपने निर्लज कार्यों के परिणामों के लिए तैयार रहने को कह रहा हो। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि चांगदाह और अन्य लोगों की तरह वह भी उसी परिणाम की उम्मीद कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वह जिंगबाओ के खिलाफ सबूत देने में विफल हो जाएगी, क्योंकि केवल तभी वह उसे अच्छा सबक सिखा सकता था ताकि वह भविष्य में उसके खिलाफ न जाए या उसकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी न बोले। जी हाँ मेरे प्रभु, पहरेदारों ने एक स्वर में जवाब दिया और जिंगबाओ के कमरे की तलाशी लेने के लिए अध्ययन कक्ष से बाहर चले गए। अपने कमरे की तलाशी लेने के लिए गार्डों को जाते देख जिंगबाओ, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, पूरी स्थिति को लेकर बेचैन होने लगी। पिछले कुछ दिनों में उसने यांग निंग के कमरे से कुछ भी नहीं चुराया है। उसने यांग निंग से जो चीजें चुराई थी उन्हें वह बाजार में बेच चुकी है और बदले में उनकी कीमत वसूल कर चुकी है। फिलहाल उसके कमरे में ऐसी कोई वस्तु नहीं बची है जिससे यह साबित हो सके कि उसने यांग निंग से कुछ चुराया है। तो फिर किस आधार पर यांग निंग प्रभु से ऐसा विचित्र अनुरोध करने में इतनी आश्वस्त दिखती है? क्या वह कुछ बेचना भूल गई थी और यांग निंग को पता चल गया? वह सोच में पड़ गई और जमीन पर घुटनों के बल बैठी बेचैनी से पहरेदारों के वापस आने का इंतजार करने लगी। क्या तुम्हें कुछ मिला? यांग लुयांग ने गार्ड से पूछा, जो जिंगबाओ के कमरे की 30 मिनट की गहन तलाशी के बाद वापस आए थे। यद्यपि आधिकारिक खोज 30 मिनट तक जारी रही, लेकिन वह समय यांग निंग के जीवन का सबसे लंबा और सबसे थका देने वाला 30 मिनट था। उसे न केवल पूरे 30 मिनट तक बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप बैठना पड़ा, बल्कि उसे उन दो लोगों की संगति भी सहनी पड़ी जिनसे वह सबसे अधिक घृणा करती थी। इतना ही नहीं, पूरे समय के दौरान यांग लुयांग और चांगदाह उसे घूर रहे थे जैसे कि उसने किसी की हत्या कर दी हो और वह वहां मुकदमे के लिए बैठी हो। गुस्सा कर देने वाला, आखिर उसे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? उसने गहरी सांस ली, खुद पर बहुत दुख महसूस कर रही थी। गार्डों के नेता ने आगे बढ़कर यांग लुयांग का अभिवादन किया और फिर उसके प्रश्न का उत्तर दिया। आपके निर्देशों का पालन करते हुए हमने मुख्य नौकरानी के कमरे की बारीकी से तलाशी ली है और हमें कोई भी आभूषण या ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो युवती की हो। हालांकि जैसे ही चांगदाह ने यह सुना, उसके चेहरे का रंग फिर से लौट आया और वह उत्साह से बोली और हेडगार्ड की बात बीच में ही रोक दी। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? जिंगबाओ मेरी निजी नौकरानी है और वह अपने स्वामी से चोरी जैसा अपमानजनक काम कभी नहीं करेगी। उस पर इतनी अपमानजनक बात का आरोप लगाना मुझे अपमानित करने और ऐसे अपराधों के लिए मुझे दोषी ठहराने के बराबर है। यांग निंग, इस बार तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना, फिर भी तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया। चांगदाह के शब्द गले में अटक गए क्योंकि उसने यांग निंग के सामने अपनी अप्रिय भावनाओं को व्यक्त किया और सबके सामने ऑस्कर के योग्य अभिनय दिखाया। चांगदाह, रोना बंद करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें किसी बात का दुख नहीं होना चाहिए। भले ही वह मेरी बेटी हो, मैं किसी को भी तुम्हारा किसी भी तरह से अपमान नहीं करने दूंगा। उसने गलत किया है, इसलिए उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। यांग लुयांग ने चांगदाह का हाथ पकड़ा और तिरछी नजर से यांग निंग को घूरते हुए उसे सांत्वना दी। यांग निंग ये देखकर लगभग जोर से हंस पड़ी कि वे उसे गलत साबित करने के लिए इतने नाटकीय और अड़े हुए हैं। हाँ, पर उन्हें ये नहीं पता कि फैंगली कभी हारने वाला खेल नहीं खेलती। या तो वो खेल में हिस्सा ही नहीं लेती, और अगर लेती भी है तो कैसे भी करके जीत ही जाती है। जब यांग लुयांग और चांगदाह उसके विनाश का जश्न मनाने में व्यस्त थे, यांग निंग ने गार्ड के नेता की ओर रुख किया, जो वहां अवाक खड़े थे, और विनम्रता से पूछा, मेरे गहने या वस्तुओं के अलावा क्या आपको कमरे में कुछ और नहीं मिला? यांग निंग, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अभी भी मेरी नौकरानी पर उस चीज का आरोप लगा रही हो जो उसने की ही नहीं है? चांगदाह उस पर भड़की, लेकिन यांग निंग ने उसकी एक नज़र भी नहीं डाली और हेडगार्ड की ओर उसके जवाब के लिए देखने लगी। हेडगार्ड ने यांग लुयांग और चांगदाह की ओर झिझकते हुए देखा, लेकिन यांग निंग की आंखों में आश्वस्त भाव देखकर उसने उत्तर दिया, मुझे कमरे में कोई भी ऐसा गहना नहीं मिला जो युवती का हो। हालांकि हमें कुछ ऐसा मिला है जो मुख्य नौकरानी का नहीं लग रहा है। हमें इस वस्तु के मालिक की पहचान के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए हमने इसे अपने साथ यहाँ लाने का फैसला किया। इतना कहकर उसने जेब से एक छोटा सा पाउच निकाला। पुराना और खुरदुरा पाउच इतना भारी लग रहा था मानो उसके अंदर कुछ भरा हो। यह क्या है? यांग लुयांग ने पुराने पाउच बैग को देखकर चिंता में भौहें चढ़ाईं। हालांकि चांगदाह उनसे एक कदम आगे था और उसने हेडगार्ड से थैली छीनकर उसे खोल लिया। ये सब क्या है? जब उसने थैली खोली और उसमें कुछ दुर्लभ और कीमती रत्न पाए जो जिंगबाओ अपनी हेडमेड की हैसियत से कभी नहीं खरीद सकती, तो उसके माथे पर गहरी उदासी छा गई। उसने अपने होंठ भींच लिए क्योंकि रत्नों से अजीब तरह से जाने पहचाने लग रहे थे। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये रत्न कहाँ देखे थे। चांगदाह के हाथों में पाउच देखकर जिंगबाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह मेरा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह क्या है। कृपया मेरा विश्वास करो, जिंगबाओ ने विनती की, लेकिन चांगदाह उसकी आवाज़ नहीं सुन सका। चांगदाह के हाथ कांप रहे थे और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यांग निंग के सामने वह अपना चेहरा कैसे खो सकती है? कैसा? 32 सजा मिली किसे? 7। चांगदाह के हाथ में दुर्लभ रत्नों की थैली देखकर यांग लुयांग का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चांगदाह की नौकरानी यांग निंग से कुछ चुरा लेगी, और ये देखकर और भी हैरान रह गया कि वह उसे सबूत दिखाने में कामयाब रही।
उसने दांत पीसकर चांगाह को घूरा, जो उससे भी ज्यादा हैरान था। ये सब क्या है? तुम अपनी नौकरानी को हमारे घर से चोरी करना कैसे सिखा रही हो? तुमने कहा था कि तुम उस पर विश्वास करते हो और वह ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या हुआ? हो, जब चांगाह ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह उस पर गुर्राया। उसने उसकी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और इसके कारण उसने यांग निंग के सामने अपना चेहरा खो दिया। चांगाह ने अपने निचले होंठ को काटा और अपनी भावनाओं पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। उसने जिंगबाओ से पूछा भी कि क्या उसने यांग निंग से कुछ चुराया है, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि उसने उससे कुछ नहीं चुराया। वह उसे इस तरह कैसे धोखा दे सकती है? चांगाह की आंखों में शर्मिंदगी और विश्वासघात देखकर यांग निंग के होंठ मुस्कुराहट से भर गए। उसे अपनी नौकरानी, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, ने धोखा दिया होगा। उसने आधिकारिक तलाशी पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि उसे जिंगबाओ पर विश्वास था और उसे यकीन था कि उसके कमरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। खैर, ये सच था। अगर यांग निंग न होती तो गार्ड को कुछ भी पता नहीं चलता। अगर जिंगबाओ ने ये गंदा खेल शुरू किया है तो उसे इसे ठीक से खत्म करना चाहिए। अंडरस्को जब यांग लुयांग ने सबके सामने उस पर चिल्लाया तो चांगाह ने अपना सिर नीचे कर लिया और भले ही उसने ऊपर नहीं देखा, वह महसूस कर सकती थी कि यांग निंग उसे देख रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। उसका चेहरा शर्मिंदगी और अपमान से लाल हो गया, ये सोचकर कि यांग निंग उसे सबके सामने अपमानित करने के बाद कितना विजयी महसूस कर रहा होगा। हालांकि वह ये लड़ाई आसानी से नहीं हारेगी। वह तब तक लड़ती रहेगी जब तक वह विजयी न हो जाए। उसने अपना बचा हुआ अभिमान निगल लिया और यांग निंग की ओर देखा। यांग निंग, क्या ये रत्न तुम्हारे हैं? क्योंकि अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम्हारे पास ऐसे कोई खास रत्न नहीं है। यदि ये रत्न यांग निंग के नहीं हैं तो वह पलटवार कर सकती है और दावा कर सकती है कि उसने ये रत्न जिंगबाओ को उपहार में दिए थे और उन्हें भूल गई। कम से कम इस तरह से वह यांग निंग और उसके पति के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोएगी। अगर संयोग से यांग निंग के पास ये रत्न होते तो वह बदले में सवाल कर सकती थी कि इतने महंगे और कीमती रत्न उसके हाथ कैसे लगे। उसे जो मासिक बजट दिया जाता था उससे वह मुश्किल से 1 महीना गुजारा कर पाती थी। उस बजट में उसके लिए कोई भी महंगी चीज़ खरीदना नामुमकिन था। यदि वह जिंगबाओ को निर्दोष साबित नहीं कर सकती तो वह कम से कम यांग निंग को इस स्थिति से आसानी से बाहर नहीं निकलने देगी। अंडरस्को यांग निंग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसे पहले से ही ऐसे सवालों की उम्मीद थी। नहीं, ये रत्न मेरे नहीं हैं। अगर ये तुम्हारे नहीं हैं तो तुम्हें कैसे पता चला कि हेडमेड ने ये रत्न चुराए हैं? तुमने ये दावा क्यों किया कि हेडमेड ने तुम्हारा कुछ चुराया है? ये रत्न कहीं से भी आ सकते हैं। अगर उन्हें ये किसी से उपहार के रूप में मिले हों तो क्या होगा? यांग लुयांग ने तर्क दिया। चांगाह की तरह वह भी उम्मीद कर रहा था कि यांग निंग गलत साबित हो जाए क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उसे दंडित कर सकता था और सबक सिखा सकता था। यद्यपि महामहिम ने सुबह उसकी प्रशंसा की, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आया कि वह अपना काम स्वयं कर रही थी और उनके शब्दों के विरुद्ध जा रही थी। वह बाद में मुख्य नौकरानी से निपट सकता है और उसे उसके अपराधों के लिए दंडित कर सकता है। हालांकि उसकी प्राथमिकता इस जिद्दी कुतिया पर लगाम लगाना है जो अब भटक रही है। वह उसकी जिद के कारण अपनी योजनाओं को खराब नहीं होने दे सकता। सही मौका पाकर चांगाह ने भी सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। पहले जब मैंने ये रत्न देखे थे तो मुझे लगा था कि ये मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। अब जब मैं इसे दोबारा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे ही हैं। मैंने उसे ये रत्न जरूर पहले उपहार में दिए होंगे और अब भूल गई हूँ। उसने विश्वसनीय और ईमानदार दिखने के लिए घबराहट से मुस्कुराते हुए कहा। यांग निंग, जिंगबाओ के पास इतनी कीमती चीजें देखकर तुमने उसे गलत समझा है। हालांकि उसने उन्हें चुराया नहीं था, बल्कि मैंने उन्हें पहले तोहफे में दिया था और उन्हें भूल गया था। ये सब मेरी कमजोर याददाश्त की वजह से हुआ। उसने इतनी मीठी आवाज में कहा कि किसी का भी दिल पिघल सकता था। तस्क, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? देखो, इन रत्नों को न पहचान पाने के कारण क्या हुआ? यांग लुयांग ने आह भरी और चांगाह से कहा। हाँ, लगता है मुझे डॉक्टर से कुछ याददाश्त बढ़ाने वाली दवा मांगनी चाहिए। चांगाह ने हंसकर बात टाल दी और सबका ध्यान इस स्थिति से हटाने की कोशिश की। यांग लुयांग ने भी सिर हिलाया और एक और विषय लाकर इस मामले को ढकने की कोशिश की। यांग निंग, मैं इस बार आपको माफ कर दूंगा क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति को आसानी से गलत समझ सकता है। लेकिन अगली बार जरा संभल कर रहना। देखते हैं अपनी जिद की वजह से क्या करती हो। ऐसे बेवजह के मुद्दों पर तुमने मेरा कितना समय बर्बाद किया। उसने उसे डांटा और उस मुद्दे पर बात करने का फैसला किया जिसके लिए उसने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया था। तुम्हें याद है ना सुबह क्या हुआ था? तुमने चांगाह द्वारा तैयार की गई पोशाक क्यों नहीं पहनी और शाही भोज में अपनी एक सस्ती फी की पोशाक क्यों पहनी? हो, भले ही महामहिम ने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आपने भोज का माहौल खराब कर दिया और हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि आज भोज में आप कितने जिद्दी और असभ्य थे। यांग लुयांग ने अपनी ठंडी आंखों से यांग निंग को घूरा और उसे डराने की कोशिश की। सजा से बचने की कोशिश के लिए तुम्हें भी सजा मिलनी ही थी। तुमने चोरी का इल्जाम हेडमेड पर लगाया क्योंकि तुम मेरी डांट से डर रही थी, है ना? अगर तुम न भी कहो तो भी मुझे सब पता है। उसने सिर हिलाया मानो एक निर्दोष पर इल्जाम लगाने के लिए वह उससे निराश हो। यांग निंग ने यह देखकर हंसी उड़ाई कि वह सारा दोष उस पर मरने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वह उससे कहीं ज्यादा बुरा था जितना उसने सोचा था। वह अपनी बेटी की कीमत पर एक मामूली नौकरानी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वह कितना महान पिता है। खैर, भले ही वे सारा दोष उस पर डालकर और मुख्य नौकरानी को सजा से बचाकर अपने अल्पसम्मान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हों, क्या वह उन्हें इतनी आसानी से ऐसा करने देगी? उसने ये सब इसलिए नहीं किया कि वे इस पर ऐसे हंस सके जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे खुलेआम झूठ बोलें और ऐसे बर्ताव करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो?
पिताजी, यदि आपने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया है कि मैंने वह पोशाक क्यों नहीं पहनी जो माँ ने शाही भोज में मेरे लिए तैयार की थी, तो मेरा मानना है कि आपको इसके बारे में वरिष्ठ सेविका से पूछना चाहिए। रुको, मुझे लगता है कि माँ भी इस सवाल का जवाब दे सकती हैं क्योंकि वह दावा कर रही हैं कि उन्होंने ये रत्न मुख्य नौकरानी को उपहार में दिए हैं। यान निंग ने चांगाह की ओर मुड़कर उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए उत्सुकता से उसकी ओर देखा। 33 सजा मिली, किसे? 8। यान निंग के रहस्यमय शब्द सुनकर चांगाह के माथे पर तनाव गहरा गया। यान निंग, तुम क्या कह रही हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने वो पोशाक क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हारे लिए भोज में पहनने के लिए तैयार की थी? चांगाह उसकी बेशर्मी पर अवाक रह गई। वह वही थी जिसने वह पोशाक नहीं पहनी थी और अब अपने पिता के सामने निर्दोष होने का नाटक कर रही थी। मैंने इतनी मेहनत करके वह पोशाक तैयार की थी, फिर भी तुमने उसे नहीं पहना और भोज में एक साधारण सादी पोशाक पहन ली। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस नासमझी भरी हरकत के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वे कहेंगे कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे लिए भोज में पहनने के लिए एक सुंदर पोशाक तैयार नहीं की। क्योंकि मैं तुम्हारी जैविक माँ नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें भोज में एक चिथड़ा पहनाया। चांगाह ने घुटी हुई आवाज़ में यांग निंग की ओर उदासी और निराशा भरी आंखों से देखते हुए कहा। अगर यांग निंग सोचती है कि वह अपने चालाक शब्दों से यांग लुयांग को अपने खिलाफ कर सकती है तो वह गलत है, क्योंकि वह अपनी बेटी तुमसे ज्यादा मेरे आंसुओं की चिंता करता है। चांगाह ने आंसू भरी आंखों से यांग निंग को देखते हुए मन ही मन उपहास किया। तुम क्यों रो रहे हो? तुम अपनी माँ को कैसे रुला सकते हो? तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम अपनी माँ पर तुम्हारी पसंद की ड्रेस न देने का आरोप लगा रहे हो? तुम कब से इतने नखरे दिखाने लगे? यांग लुयांग ये देखकर क्रोधित हो गया कि कैसे यांग निंग उससे और चांगाह से बहस कर रही थी। ये लड़की अचानक इतनी साहसी कैसे हो गई? ... यांग निंग ने यांग लुयांग की बातों पर मजे से अपनी भौहें उठाईं और मन ही मन उपहास करते हुए चांगाह की ओर मुड़ी, जो अभी भी बुरी तरह रो रही थी। माँ, आप उस पोशाक को चिथड़ा कैसे कह सकती हैं? मुझे तो लगा था कि यह एक सुंदर पोशाक है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? चांगाह ने अपने आंसू पोंछे और हैरानी से उसकी ओर देखने से पहले सूंघा। सुंदर? यांग निंग, आप यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं और जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हैं। आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी पदवी और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप हों। आपको ज्यादा सुंदर और रत्नजड़ित आलीशान कपड़े पहनने चाहिए। वह नीरस पोशाक न तो आपकी प्रतिष्ठा की शोभा बढ़ाती है और न ही आप पर अच्छी लगती है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है और तुम अपने खास दिन पर उनकी पोशाक पहनना चाहती थी। हालांकि तुम्हें शाही भोज में वह पोशाक नहीं पहननी चाहिए थी, चांगाह ने कहा। हालांकि यांग निंग ने कुछ कहा नहीं, पर वह समझ गई कि उसने भोज में वह घटिया पोशाक क्यों पहनी थी। वह उसकी माँ की होगी जिनका निधन उसके बचपन में ही हो गया था। इसीलिए वह यांग लुयांग की डांट खाने को तो तैयार थी, पर अपनी पोशाक बदलने को तैयार नहीं हुई। तुम भविष्य की युवराज बनने वाली हो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए थी। अगर तुम अपने पिता के खिलाफ बगावत भी करना चाहती थी तो तुम्हें शाही भोज में इसे नहीं पहनना चाहिए था। क्या तुम्हें पता था कि यह हमारे परिवार के लिए कितना शर्मनाक और अपमानजनक था? हर कोई न सिर्फ तुम्हें बल्कि हमारे परिवार को और खासकर तुम्हारे पिता को नीची नज़रों से देख रहा था। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे ठेस पहुंची है। मैं ये सब तुम्हारे पिता की वजह से कह रही हूँ। तुम्हारी इस लापरवाही से तुम्हारे पिता को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। चांगाह ने उसे डांटा और एक वयस्क की तरह डांटा। यांग लुयांग ने भी चांगाह की बातों से सहमति जताई और सहमति में सिर हिलाया। यांग निंग उनके हाथ से निकल रही थी और उसे कड़ा सबक सिखाने की जरूरत थी। अपनी माँ की पोशाक के कारण दो परिवारों के रिश्ते को खतरे में डालने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? चांगाह यांग निंग को शांत देखकर खुश हुआ और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। इतना ही, यही तो वो हमेशा से चाहती थी। आखिरकार उसने अपनी हार मान ली। चांगाह उसे डांट रही थी, यांग निंग अपनी थकान से जूझ रही थी। मेरा सिर फिर से क्यों दुख रहा है? यांग निंग ने आंखें मूंद लीं और कुर्सी पर बेचैन हो गई क्योंकि उसे कुर्सी पर सीधा बैठने में कठिनाई हो रही थी। ये नहीं चलेगा, ये ड्रामा उसकी उम्मीद से ज्यादा समय से चल रहा है। अगर वह अभी कुछ नहीं बोली तो यह 1 घंटा और चलेगा। वह इतनी देर तक चुपचाप नहीं बैठ सकती। बिल्कुल नहीं। माँ, अगर आपको लगता है कि शाही भोज में मैंने जो पोशाक पहनी थी वह मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है और हमारी पारिवारिक स्थिति से मेल नहीं खाती, तो आपने मुझे इस साल मेरे 20वें जन्मदिन पर वह पोशाक क्यों दी? यांग निंग ने आखिरकार अपना धैर्य तोड़ दिया और चांगाह की तथाकथित मातृ चिंता पर पलटवार किया। चांगाह, मैंने तुम्हें वह ड्रेस उपहार में दी थी। 34 सजा मिली, किसे? मैंने तुम्हें वह पोशाक उपहार में दी थी। चांगाह तब हक्की बक्की रह गई जब यांग निंग ने उसे बताया कि भोज में उसने जो पोशाक पहनी थी वह कोई और नहीं बल्कि वही थी जो उसने उसे उसके जन्मदिन पर उपहार में दी थी। चांगाह ने घबराहट में अपनी लार निगल ली और सचेत होकर अपने पति की ओर देखा, जिसकी चुप्पी उसके शब्दों से अधिक बोल रही थी। ये कैसे हो सकता है? यह उसकी माँ की पोशाक नहीं थी। चांगाह ने अपने होंठ भींच लिए और उम्मीद कर रही थी कि यांग निंग के सामने उसे कुछ नहीं पूछेगा। उसने यांग लुयांग से कहा था कि उसे यांग निंग को उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में एक सुंदर और महंगी पोशाक खरीदनी है और इसके लिए उसे अतिरिक्त पैसे भी मिले थे। हालांकि यांग निंग की पोशाक पर उस पैसे को खर्च करने के बजाय उसने अपने लिए एक रेशमी दुपट्टा खरीदा, जबकि उसने स्थानीय बाजार की दुकान से यांग निंग के लिए एक सस्ती पोशाक खरीदी। वह सिर्फ अपने जन्मदिन के तोहफे के लिए अपना पैसा क्यों बर्बाद करेगी? ऐसा नहीं है कि यांग निंग अपने जन्मदिन पर कोई महंगी चीज़ पाने की हकदार है। जबकि चांगाह हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव में क्या कहे, यांग निंग ने उस पर एक और बम फेंका।
माँ, मेरा मानना है कि आपको शाही चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए और उनसे कुछ स्मरण शक्तिवर्धक टॉनिक बनाने का अनुरोध करना चाहिए, क्योंकि न केवल आप उस पोशाक को पहचानने में असफल रहीं जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी, बल्कि आप उन रत्नों को भी नहीं पहचान सकी जो आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। यान निंग ने जिंगबाओ के कमरे में पाए गए रत्नों के पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहा। चांगाह ने भ्रम की स्थिति में अपने हाथों में पकड़े हुए रत्नों की ओर देखा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि यान निंग क्या कहना चाह रही थी। यान निंग ने उसके बेखबर हाव भाव देखे और झुंझला कर आह भरी। वे इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? उसने सोचा, लगता है तुम अभी भी इन रत्नों को पहचान नहीं पा रही हो। चलो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करती हूँ। उसने चांगाह के हाथ से रत्नों की थैली छीनते हुए कहा और उसकी हथेली पर उड़ेल दी। क्या आप इन रत्नों से जुड़े छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े देख सकते हैं? ये उस पोशाक के हैं जो आपने मेरे लिए भोज में पहनने के लिए तैयार की है। हाँ, ये वो रत्न नहीं है जो आपने पहले हेडमेड को उपहार में दिए थे। ये वो रत्न है जो उस पोशाक से निकाले गए हैं जो आपने मेरे लिए तैयार की थी और मुझे भोज में पहनने के लिए कहा था। यान निंग ने अपने हाथ पर रत्न दिखाते हुए कहा और चांगाह से अपनी आंखें चौड़ी करके उन्हें स्पष्ट रूप से देखने का आग्रह किया। क्या पोशाक पर लगे रत्न? यान लुयांग यान निंग की बात सुनकर अवाक रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पोशाक पर लगे रत्न भी हो सकते हैं। यान निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ पिताजी। क्या आपने मुझसे कारण नहीं पूछा कि मैंने वह पोशाक क्यों नहीं पहनी जो माँ ने मेरे लिए भोज में तैयार की थी? यही कारण था। मुख्य नौकरानी ने पोशाक से रत्न निकाल दिए हैं और मुझे भोज में पहनने के लिए खराब फटी हुई पोशाक दे दी है। इतना ही नहीं, उसने अपना अपराध छिपाने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि मैं कभी उसके खिलाफ जाकर तुमसे शिकायत नहीं करूंगी कि उसने पोशाक कैसे खराब कर दी। यान निंग ने अपना सिर नीचे किया और कर्कश घुटी हुई आवाज में कहा, क्या उसने ऐसा किया? यान लुयांग अवाक रह गया जब उसने यान निंग से ऐसी बातें सुनी और गुस्से में मेज पर जोर से पटक दिया। चाहे वह यान निंग को कितना भी सबक सिखाना चाहे, वह घर में नौकरों के अड़ियल व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वह अभी इस व्यवहार को नज़रअंदाज कर देगा तो वे बेकाबू हो जाएंगे और उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने दांत पीस लिए और जिंगबाओ को घूरने लगा, जो अब अध्ययन कक्ष के कोने में काम रहा था। मेरे स्वामी, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैंने ये रत्न नहीं चुराए। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वरिष्ठ दासी एक बार फिर घुटनों के बल गिर पड़ी और यान लुयांग से विनती करने लगी, लेकिन उसने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? मैंने तुम्हें ये खराब ड्रेस कब दी? जिंगबाओ ने दांत पीसते हुए यान निंग की ओर मुड़कर उस पर चिल्लाया जब वह यान लुयांग का ध्यान आकर्षित करने में नाकाम रही। अगर तुमने इसे नहीं चुराया तो क्या तुम कह रही हो कि मैंने इन रत्नों को पोशाक से तोड़कर तुम्हारे कमरे में रख दिया? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या ये पोशाक इसलिए नहीं बनाई गई थी कि मैं इसे भोज में पहन सकूं? मैं अपनी पोशाक क्यों खराब करूंगी? यान निंग ने उपहास करते हुए मुख्य नौकरानी को घूरा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसका चेहरा गीले आंसुओं से भरा हुआ था। मैं भावी क्राउन प्रिंसेस हूं, आपने मुझ पर इतना अपमानजनक आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की? यान निंग ने अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए उन शब्दों को दोहराया जो चांगाह बहस की शुरुआत से ही उससे कह रहा था। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम एक घटिया कुतिया हो जिसका अपने घर में कोई ओहदा नहीं है। तुम जैसी घटिया कुतिया की हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? हो जिंगबाओ, जो अपना दिमाग खोने के कगार पर थी, यान निंग के उत्तेजक शब्दों को सुनकर उसके धैर्य का आखिरी धागा भी टूट गया। यान निंग जिंगबाओ के गुस्से से आश्चर्यचकित थी, लेकिन जब उसने सबके सामने उस पर चिल्लाना शुरू किया तो वह अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी। हे, ये लो। यान निंग सबके सामने सदमे से अपना मुंह ढांकते हुए मन ही मन हंसी, मानो उसे अपनी बातों से ठेस पहुंची हो। हेडमेड, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो? जब आप हर बार मुझे नीची नज़रों से देखते थे तब मैंने अपने पिता से आपकी शिकायत नहीं की। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा जब आपने जियाओवेई से मुझ पर एक बाल्टी ठंडा पानी डालने को कहा था, जब मैं तेज़ बुखार से तड़प रही थी और मर रही थी। लेकिन इस बार तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हारे इस कृत्य से पिताजी को लगभग बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर मैं भोज में साधारण पोशाक पहनने का कोई बहाना न बना पाती तो महाराज मेरे बारे में क्या सोचते? बुरी से बुरी स्थिति में वे सगाई तोड़ देते। यान निंग ने यांग लुयांग को अप्रत्यक्ष रूप से ये दिखाते हुए जोर दिया कि उसने ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके स्थिति को बचाया था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो सम्राट ने दोनों परिवारों के बीच गठबंधन तोड़ दिया होता। जिंगबाओ अविश्वास से व्यंग करती हुई पागल औरत की तरह चीखी, हाँ, तुम इसी लायक हो। तुम्हें तेज बुखार में ही मर जाना चाहिए था। उस सुनहरे मौके को नजरअंदाज करके तुम्हें जीने देना मेरी ही गलती थी। तुम एक घटिया औरत के सिवा कुछ नहीं हो। थप्पड़, 35 दंडित। थप्पड़। कमरे में उस समय सनसनी फैल गई जब चांगाह अचानक खड़ी हुई और उसने जिंगबाओ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसके चेहरे पर हाथ का निशान दिखाई देने लगा। मैडम, जिंगबाओ ने चांगाह को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। वह इतनी स्तब्ध थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। इतने लोगों में से वह उम्मीद कर रही थी कि चांगाह कम से कम उस पर विश्वास तो करेगा। उसने इतने लंबे समय तक उसकी सेवा की है और उसके जीवन के सबसे दुखद क्षण में उसके स्वामी ने उसकी ओर से आंखें मूंद लीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तक मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और कभी किसी बात पर डांटा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। चांगाह ने जिंगाह को घूरा, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और सदमे और अपमान से कांप रही थी। यान निंग इस घराने की बेटी है। वह मेरी बेटी है। तुमने उसका अपमान करने और उसकी मृत्यु की कामना करने की हिम्मत कैसे की? हो, उसकी आवाज़ कांप रही थी जब वह सबके सामने जिंगबाओ पर चिल्लाए। चांगाह और जिंगबाओ के बीच के खास रिश्ते को हर कोई जानता है।
चांगाह ने वाकई इतने सालों तक जिंगबाओ को अपनी छोटी बहन की तरह माना है और वो उसके लिए सिर्फ एक नौकरानी से कहीं बढ़कर थी। इस बड़े घर में जिंगबाओ ही एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी और जिस पर वह अपना कंधा टिका सकती थी। डॉट 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 डॉट। हालांकि उसे अपने ऐसे दोस्त को सबके सामने डांटना पड़ता है, वह भी सिर्फ यांग निंग की वजह से जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है, वह कैसे ठीक रह सकती है। चांगाह न सिर्फ दुखी थी बल्कि उसे इस बात का सदमा भी था कि जिंगबाओ ने उसे धोखा दिया और झूठ बोला। अगर उसने सच में बता दिया होता कि उसने यांग निंग से चोरी की है तो वह आधिकारिक तलाशी के लिए राजी नहीं होती। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया और सबको अपनी नज़रों से ओझल होने दिया। जिंगबाओ के साथ साथ चांगाह के शब्दों का भी महत्व खत्म हो गया। मैडम, कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने ड्रेस खराब नहीं की, कृपया मेरा विश्वास कीजिए, ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जिंगबाओ, जो जमीन पर पड़ा था, हताश होकर रोने और बिलखने लगा। अगर उसने सच में कोई अपराध किया होता तो उसे इतना अन्याय महसूस नहीं होता, लेकिन वह निर्दोष है। उसने चांगाह द्वारा यांग निंग के लिए तैयार की गई पोशाक में कोई गड़बड़ी नहीं की। उसने सुबह जियाओवेई को बिल्कुल बढ़िया ड्रेस दी, फिर भी किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वह चांगाह की पोशाक कैसे खराब कर सकती है? आखिरकार वह उसकी मालकिन है, वह कुछ भी कर सकती है लेकिन चांगाह को किसी भी तरह की समस्या में नहीं डाल सकती। जिंगबाओ ने चांगाह से विनती करने के लिए उसका स्कर्ट भी पकड़ना चाहा, लेकिन चांगाह ने उसका हाथ झटक दिया और उसे घूरा, मानो उसके स्पर्श से उसे घृणा हो। मुझे अपने घिनौने हाथों से मत छुओ। जो लोग तुम्हें खाना खिलाते हैं उनसे चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हो, देखो, तुम्हारी वजह से अब लोग मुझ पर भी शक करने लगे हैं। अब मैं इन सब का सामना कैसे करूंगी? हो, चांगाह की बातें गले में अटक गईं और जिंगबाओ का चेहरा देखकर वह अपना आपा खो बैठी, जो आंसुओं से लथपथ था और खुद भी रोने लगा। चांगाह अपनी नौकरानी पर चिल्लाने के बाद रोने लगी, जिसके बाद असहज सन्नाटा छा गया। अध्ययन कक्ष के गेट की रखवाली करने वाली अन्य सभी नौकरानियां और गार्ड चांगाह के लिए बुरा महसूस कर रहे थे और उसकी जटिल भावनाओं को महसूस कर सकते थे। चांगाह, रोना बंद करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आखिरकार ये तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये तुम्हारी नौकरानी थी जिसने यह अपराध किया था। यांग लुयांग ने चांगाह की पीठ थपथपाए और उसे शांत करने की कोशिश की। यांग निंग ने अपने होंठ भींचे और समझ गई कि ये नाटक कहाँ चल रहा है। वह जिंगबाओ को इसलिए नहीं डांट रही थी क्योंकि वह उस पर गुस्सा थी या उससे निराश थी। ये सब दिखावा था, एक बेहतरीन दिखावा जो उसे चांगाह से सीखने की जरूरत थी। उसने इतने कम समय में अपना दिमाग लगाया और अपनी चुदासी नौकरानी की जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर वह अपनी नौकरानी को सबके सामने अनुशासित करेगी तो यांग लुयांग उससे कुछ नहीं कहेगा और उसके आंसू देखकर कमजोर हो जाएगा। उसके इस तरह रोने से सब यही सोचेंगे कि वह एक बार फिर दुष्ट हो गई है और अपनी सौतेली माँ को प्रताड़ित कर रही है। अंडस्को, कुछ मिनट तक रोने के बाद चांगाह ने रूमाल से अपना चेहरा पोंछा और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस ली। वह यांग निंग की ओर मुड़ी और चेहरे पर गंभीर और दोषी भाव लिए बोली, यांग निंग, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं अपनी नौकरानी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसे सही शिक्षा न देना मेरी गलती थी। अगर आप किसी को सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं। आखिरकार गलती मेरी ही थी, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसे इस घर से बाहर न निकालें। मुझे पता है कि मैं अभी स्वार्थी हो रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आखिरकार इस घर में वही मेरी एकमात्र दोस्त है। मैंने बचपन से ही उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना है। अगर वह इस घर को छोड़कर चली गई तो मैं भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी। चांगाह फूट फूट कर रोने लगी और उसने यांग निंग से माफ़ी मांगी और जिंगबाओ को घर से बाहर न निकालने की विनती की। तुम उससे क्यों विनती कर रही हो? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उससे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि वह इस घर में रहे तो कोई भी उसे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। यांग लुयांग ने चांगाह को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जो लगातार रो रही थी और उसका रंग भी पीला पड़ गया था। यांग निंग, चांगाह का शानदार लाइव प्रदर्शन देखकर यांग निंग मन ही मन खिलखिला उठी। उसे अपनी खूबसूरती और मगरमच्छ के आंसुओं का सदुपयोग करना बखूबी आता है। खैर, ऐसा लगता है कि अब उनके शानदार प्रदर्शन का जवाब देने का समय आ गया है। माँ, कृपया ऐसा मत कहिए। मैं हेडमेड को कड़ी सज़ा नहीं दूंगी क्योंकि वह आपकी दोस्त है और आपके ही गृहनगर से है। यांग निंग ने धीमी आवाज़ में कहा और जोर देकर बताया कि चांगाह और जिंगबाओ दोनों एक ही गृहनगर से हैं। चांगाह जिंगबाओ की गुरु हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी और उन्होंने यांग हाउस होल्ड से शादी की, वरना वो जिंगबाओ से किसी भी तरह बेहतर नहीं है। और अगर उनकी शादी यांग लुयांग से न हुई होती तो वो अपने शहर में झील के पास खेतों में खेती कर रही होती। यांग निंग की ये बातें सुनकर चांगाह का चेहरा उदास हो गया। वह जिंगबाओ को अपना दोस्त तो मानती है लेकिन उससे बराबरी का रिश्ता नहीं रखना चाहती। बिल्कुल नहीं, वह किसी भी तरह से जिंगबाओ के बराबर नहीं है जो कि गरीब है। चूंकि माँ नहीं चाहती कि मैं मुख्य नौकरानी को मुझसे चोरी करने और बेशर्मी से मेरा भावी युवराज का उपहास करने के लिए यांग परिवार से बाहर निकाल दूं, इसलिए मैं उसे सकोड़े मारने की घोषणा करती हूँ। यांग निंग ने अपनी सज़ा सुनाने से पहले जिंगबाओ की ओर एक बार देखा। इतना ही नहीं, उसे मुख्य नौकरानी के पद से भी हटा दिया जाएगा। यांग परिवार किसी अपराधी को इतने महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग करने नहीं दे सकता। जब वह खुद इतनी भ्रष्ट है तो वह दूसरी नौकरानियों को कैसे अनुशासित कर पाएगी? उसने आत्मविश्वास और आंखों में ठंडक के साथ घोषणा की। यांग निंग, जिसने पहले कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, का ऐसा उदासीन पक्ष देखकर हर कोई दंग रह गया। चांगाह की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब यांग निंग ने न केवल जिंगबाओ को सौकोड़े मारने की घोषणा की बल्कि उसे घर में उसके प्रतिष्ठित पद से भी हटा दिया। यांग निंग और यांग परिवार को नियंत्रित करने का यह उसका एक तरीका था। वह उससे उसका ये खास दर्जा कैसे छीन सकती है?
चांगाह ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए दांत पीस लिए। इस बार यांग लुयांग ने भी यांग निंग के खिलाफ कुछ नहीं कहा और उसकी बात मान ली। पहली बार उसे लगा कि यांग निंग ने सही फैसला लिया है। कम से कम वह क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद मेरा नाम तो खराब नहीं करेगी। उसने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वह क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए कितनी तैयार लग रही है। नहीं मेरे प्रभु, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। जिंगबाओ रोया और यांग लुयांग से विनती की, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और नाटक कर पाती, गार्डों ने उसे पकड़ लिया और कमरे से बाहर खींच लिया। यांग निंग ने हेडमेड को इस दयनीय हालत में देखकर उपहास किया। वह इसी की हकदार है। पिताजी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं भी ले लूंगा। यांग निंग यांग लुयांग को अलविदा कह रही थी, हालांकि उसके शब्दों को गार्ड ने बाधित कर दिया, जो अध्ययन कक्ष के अंदर दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, शाही महल के लोग यंग लेडी के बारे में पूछ रहे हैं। 36 मास्टर जियांग ताए। यांग निंग ने राहत की सांस ली और जब गार्डों ने उसे कमरे से बाहर खींच लिया तो उसने चुपके से जिंगबाओ की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वह खुश थी कि जिंगबाओ को उसकी इच्छानुसार सजा मिली, लेकिन सजा उसकी पसंद के अनुसार नहीं थी। अब तक उसने जो अपराध किए थे उनके लिए यह बहुत हल्का था। ये बहुत बुरा है कि उसे केवल 100 बार कोड़े मारने की सजा दी गई, अन्यथा जिस तरह से उसने अब तक यांग निंग और शियाओवेई के साथ व्यवहार किया है और हेडमेड के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, वह राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर जांच की हकदार है और तदनुसार दंडित की जानी चाहिए। अगर जिंगबाओ को साम्राज्य के कानूनों के तहत सजा दी जाती तो कम से कम उनकी सजा उसकी सजा जितनी हल्की तो नहीं होती, क्योंकि अपने मालिकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले नौकरों के लिए कानून सिर्फ 100 कोड़े मारने से कहीं ज्यादा क्रूर हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि उसे या तो पीट पीट कर मार डाला जाएगा या फिर उसे राजधानी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास पहाड़ों में भटकने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने न केवल साम्राज्य की भावी युवराज राजकुमारी को नीचा दिखाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उसकी मृत्यु की कामना भी की, जिसे एक तरह से शाही परिवार के खिलाफ राजद्रोह माना जा सकता है। कम से कम वह तो यही सोच रही थी कि उसे 100 कोड़े लगवाए जाएं और यांग परिवार से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि बेहतर होता अगर वह मुख्य नौकरानी से छुटकारा पा लेती, जो हमेशा यांग निंग को प्रताड़ित करती है, और अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले यांग निंग के लिए यही उसका अलविदा तोहफा होता। आखिरकार वह अपना पूरा जीवन इस काल्पनिक दुनिया में नहीं रहने वाली है। हालांकि चांगा के शानदार प्रदर्शन के बाद उसे जिंगबाओ के लिए बनाई गई सजा को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि अगर वह चांगा, जो उसकी तथाकथित माँ है, के शब्दों की अवहेलना करती है तो लोग उसे शातिर यांग निंग, बेटीहीन बेटी, बेशर्म लड़की आदि जैसे घृणित नामों से पुकारेंगे। जनता की भावनाओं और यांग लुयांग को ध्यान में रखते हुए मुख्य नौकरानी को घर से बाहर निकालने के बजाय यांग निंग ने उसे 100 कोड़े मारने की सजा दी और उसे उसके पद से हटा दिया, क्योंकि वह चांगा के खिलाफ तो जा सकती है, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली नहीं है कि यांग लुयांग के खिलाफ खड़ी हो सके, जो न केवल उसका पिता है बल्कि महामहिम के साथ उसका घनिष्ठ संबंध भी है। पिताजी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं भी ले जाऊंगी। यांग निंग यांग लुयांग को अलविदा कह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह अध्ययन कक्ष से निकलकर आराम करने के लिए अपने कक्ष में वापस जाती, उसे एक गार्ड ने टोक दिया, जो दौड़ता हुआ अंदर आया और अप्रत्याशित मेहमानों के आगमन की सूचना देने से पहले यांग लुयांग को प्रणाम किया। महाराज, शाही महल से लोग आए हैं और युवती की उपस्थिति का अनुरोध कर रहे हैं। यांग निंग ने असमंजस में अपनी बाहें उठाईं जब गार्ड ने उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसने हैरानी से उसकी ओर उंगली उठाई और पूछा, मैं? क्यों? वह तो कुछ देर पहले ही महल से लौटी है, इतनी जल्दी उसे ढूंढने कौन आया होगा, वह भी बिना किसी पूर्व सूचना के। मास्टर जियांग ताए, आपकी सेवा करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। फिर भी क्या मैं आपके अचानक आने का कारण पूछ सकता हूँ? यांग लुयांग ने सावधानी से पूछा और सामने बैठे व्यक्ति के लिए चाय का कप डाला। यांग निंग ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं, ये देखकर कि यांग लुयांग उस आदमी के साथ इतने सम्मान से पेश आ रहा है और विनम्रता से बात कर रहा है। उसने तो खुद ही उसे एक कप चाय भी पिलाए। हैरानी की बात है, वह हैरानी से उस बूढ़े आदमी को देखती रही जो उसके सामने बैठा था और सोच रही थी कि इस आदमी की पहचान क्या हो सकती है जिसने अभिमानी यांग लुयांग को परेशान कर दिया है। रहस्यमयी पहचान वाला वह आदमी बूढ़ा लग रहा था और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी चांदी जैसी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी और उसके ठंडे और उदासीन व्यक्तित्व का इजहार कर रही थी। वह बस वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आभा सबको चौंका देने के लिए काफ़ी थी। यहाँ तक कि यांग लुयांग भी उससे विनम्रता से बात कर रहा था। इसका मतलब है कि वह जरूर कोई ताकतवर आदमी होगा, वरना यांग लुयांग उसके साथ इतना सम्मान से पेश नहीं आता। बूढ़े व्यक्ति ने यांग लुयांग के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और चुपचाप चाय की चुस्कियां लेते हुए उसकी मौजूदगी की अनदेखी की। बूढ़े व्यक्ति के बगल में बैठे व्यक्ति ने घबराहट से मुस्कुराते हुए उसकी ओर से उत्तर दिया, मंत्री यांग, हम यहाँ युवराज की आज्ञा का पालन करने आए हैं। हमने सुना है कि लेडी यांग निंग पिछले 2 दिनों से बीमार थीं, इसलिए उन्होंने हमें उनके स्वास्थ्य की जांच करने और उनका इलाज करने के लिए कहा है। क्राउन प्रिंस ने ऐसा किया। यांग लुयांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उन्हें इस सच्चाई के बारे में पता चला। हाँ, शुरू में जब उन्होंने किसी को यांग परिवार से मिलने के लिए कहा तो मुझे लेडी यांग निंग का इलाज करने आना था। हालांकि क्राउन प्रिंस ने मास्टर से अनुरोध किया कि वे आकर उनके स्वास्थ्य की जांच करें। यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा ठंडा और उदासीन बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जेंग साम्राज्य के सभी चिकित्सकों का गुरु महान जियांग ताई था। जैसा कि नाम से पता चलता है, वह साम्राज्य के सभी चिकित्सकों के गुरु हैं और उन्होंने उन्हें चिकित्सा के सिद्धांत सिखाए हैं। वह वर्तमान में इंपीरियल मेडिसिन विभाग में मुख्य चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं और केवल महामहिम और युवराज की देखभाल करते हैं, जो भविष्य में सिंहासन पर बैठने वाले हैं। वह अपने क्षेत्र में अत्यधिक जानकार थे और अपने सुनहरे हाथों के लिए लोकप्रिय थे। वह जिसका भी इलाज करता है वह तुरंत ठीक हो जाता है।
साम्राज्य में किसी को भी उसके औषधीय ज्ञान और अभ्यास पर संदेह नहीं है। ऐसी प्रसिद्ध हस्ती मुझसे मिलने कैसे आए? यान निंग अवाक रह गई, क्योंकि उसे इस तरह के सेलिब्रिटी व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। क्या वह ये पुष्टि करना चाहता है कि मैं सचमुच बीमार थी या बीमारी का नाटक कर रही थी? उसने सोचा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उपन्यास में जो लड़का उससे घृणा करता था वह अचानक उसके प्रति चिंता दिखाने लगे। यह अजीब था। कई मायनों में उपन्यास में मास्टर जियांग ताई ने महिला प्रधान और जेंग लियांग को एक साथ आने में मदद की है, क्योंकि वह इंपीरियल मेडिसिन विभाग में एकमात्र महिला नर्स के रूप में काम करती थी। वह नायिका के लिए पितातुल्य थे और जाहिर है यांग निंग से नफरत करते थे, जो उस लड़की को परेशान करने के लिए जानी जाती थी। रुको, चूंकि मैंने अभी तक क्राउन प्रिंस से शादी नहीं की है और मुख्य नायिका अभी तक कहानी में नहीं आई है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझसे नफरत नहीं करता? उसने सोचा, क्या उससे इलाज करवाना सुरक्षित रहेगा? वह उसे जहर तो नहीं देगा, है ना? योजक चिन्ह। यहाँ तक कि यांग लुयांग भी आश्चर्यचकित हो गया जब उसने सुना कि क्राउन प्रिंस ने स्वयं मास्टर जियांग ताई से यांग निंग की जांच करने के लिए उसके घर आने का अनुरोध किया है। क्या उसे यांग निंग पसंद आ गई है, इसीलिए वह उसके प्रति अपनी चिंता दिखा रहा है? उसकी आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि आखिरकार उसकी योजना काम कर रही है। लगता है यांग निंग जैसी बेकार बेटी किसी दिन काम आ सकती है। आखिरकार वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। 37 खलनायक चुड़ैल, रॉयल पैलेस ड्रैगन पवेलियन। महाराज, क्या मैं आपके लिए स्नान की तैयारी करूं? भोज के बाद जैसे ही जेंग लियांग महल के मुख्य हॉल से लौटा और ड्रैगन मंडप में कदम रखा, नौकरानी ने उसकी देखभाल की। कृपया ऐसा करें। जेंग लियांग के रक्षक गुलान, जो उसके पीछे चल रहे थे, ने उनकी जगह जवाब दिया। नौकरानी ने सिर हिलाया और जेंग लियांग को प्रणाम किया। उसके बाद उसके लिए स्नान की तैयारी करने चली गई। गुलान जेंग लियांग के पीछे पीछे उसके कक्ष में गई और उसके बाहरी वस्त्र उतारने में उसकी मदद करते हुए पूछा, महाराज, आपने मास्टर जियांग ताई से उस महिला यांग निंग का इलाज करने के लिए क्यों कहा? जेंग लियांग की चेतावनी भरी निगाहों को देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए और खुद को सुधारा। इसमें क्या गड़बड़ है? वह बीमार थी और मैंने बस शाही चिकित्सक से उसे देखने के लिए कहा था। जेंग लियांग ने सहजता से जवाब दिया और अपनी उंगलियों से अंगूठियां निकालकर उन्हें अपने बिस्तर के पास रखी लकड़ी की मेज पर रखने लगा। गुलान ने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मास्टर जियांग ताई सिर्फ एक शाही चिकित्सक नहीं है जो किसी का इलाज करने वाले हैं। वह इस बात से उलझन में था कि जेंग लियांग अचानक एक ऐसी लड़की के प्रति इतनी चिंता क्यों दिखा रहा है जिसकी साम्राज्य में इतनी बुरी प्रतिष्ठा है। जब से उन्होंने दोनों परिवारों के बीच सगाई की खबर सुनी है, तब से उन्होंने उस लड़की के बारे में एक भी सकारात्मक बात नहीं सुनी है। वह चिंतित था कि यांग निंग अपने साथ बुरा भाग्य लेकर आएगी और जेंग लियांग की प्रतिष्ठा को भी बर्बाद कर देगी, जो भविष्य में सिंहासन संभालने वाला है। विवाह गठबंधन से दोनों पक्षों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जेंग लियांग को यह विवाह गठबंधन बिल्कुल भी लाभदायक नहीं लगता है। अपने बाहरी वस्त्र और अन्य सामान उतारने के बाद जेंग लियांग बिस्तर पर बैठ गया और गुलान को देखा। उसे एक जिद्दी बच्चे की तरह मुंह बनाते देखा। भरी, तुम किस बात पर मुंह बना रहे हो? क्या उसने पहले भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? इसके अलावा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी तक उसके बारे में यकीन नहीं है। पता नहीं किस बात का। तुम उससे शादी करना चाहते हो या नहीं? गुलान ने उलझन में पूछा। क्या वह उस औरत से सगाई तोड़ने की सोच रहा है? जेंग लियांग ने उसे घूर कर देखा। इससे पहले कि वह अपने विचार उससे साझा करता, मैंने जो देखा है उसके अनुसार वह उस व्यक्ति जैसी नहीं दिखती जैसा कि अफवाहों में उसे दिखाया जा रहा है। वह अलग दिखती है, उसने हैरानी से दूर देखते हुए कहा। जिस तरह से उसने उसे भोज में देखा था, वह एक दुष्ट और चालाक महिला की बजाय बहुत अलग और स्पष्ट दिमाग वाली लग रही थी। अगर वह उसका वर्णन करे तो क्या ये थोड़ा अजीब होगा? अब तक उसने जितनी भी औरतें देखी थी उनसे अलग वह दिलचस्प लग रही थी। गुलान ने जेंग लियांग के गर्मजोशी भरे भाव देखकर पलकें झपकाईं और धीमी आवाज में बुदबुदाया, तुम्हें उससे मिले एक दिन भी नहीं हुआ और तुम अभी से ऐसा व्यवहार कर रहे हो। लगता है उसने तुम्हें अपनी जादुई चालों से पहले ही मोहित कर लिया है। तुमने क्या कहा? जेंग लियांग ने उसे घूरा, लेकिन गुलान ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मासूमियत का नाटक किया। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। तुम्हारा नहाने का सामान तैयार होना चाहिए। तुम्हें जल्दी से नहा लेना चाहिए। क्या स्नानघर तैयार है? ये कहने के बाद वह स्नानघर के बारे में पूछने के लिए कक्ष से बाहर चला गया और जेंग लियांग को कमरे में अकेला छोड़ दिया। उससे दूर भागने जैसा है। जेंग लियांग अपने गार्ड का बचकाना पक्ष देखकर हंस पड़ा, जो दुश्मनों का सामना करते समय ठंडा और घातक प्रतीत होता है, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता तो मार्शमेलो की तरह नर्म हो जाता है। यांग हाउस होल्ड। वाह, मास्टर जियांग ताई वाकई एक मास्टर हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यांग निंग ने राहत की सांस ली और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मास्टर जियांग ताई, जो उसकी जांच करने आए थे, ने न केवल उसका निदान किया बल्कि उसके तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए एक्यूपंक्चर सत्र भी दिया। उन्होंने उसे नहाते समय गर्म पानी में मिलाने के लिए जड़ी बूटियों के कुछ पैकेट भी दिए। उसे लगा कि ये उसके सिरदर्द को कम करने में उतना कारगर नहीं होंगे, लेकिन जड़ी बूटियों से एक बार नहाने के बाद ही उसे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और तरोताज़ा महसूस होने लगा। इससे न केवल उन्हें ताजगी महसूस हुई बल्कि उनकी त्वचा भी चमक उठी। हाँ, काश मैं भी ये जड़ी बूटियां अपने साथ ले जा पाती। मैं हर हफ्ते इनसे नहाऊंगी। यांग निंग आंखें बंद करके बुदबुदाई, जबकि जियाओवेई उसके पैरों की मालिश कर रही थी। मेरी लेडी, क्या आप कहीं जा रही हैं? जियाओवेई ने उत्सुकता से पूछा जब उसने यांग निंग के शब्द सुने। यांग निंग, जो सोने ही वाली थी, ने अपनी आंखें खोलकर जियाओवेई को देखा जो उसके पैरों के पास बैठा था। जियाओवेई, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहती हो? अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनवाऊंगी। उसने उसे रिश्वत दी, लेकिन जियाओवेई उलझन में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन क्या तुम कहीं जा रहे हो?
जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे बिना कहीं कैसे जा सकते हो? जियाओ वेई ने कहा। यान निंग ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा पाती। हालांकि ये तुम्हारे जाने की जगह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि प्रदूषण की वजह से तुम्हें अस्थमा हो जाए। जब यान निंग अपने मन में जो कुछ भी कह रही थी, जियाओ वेई उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसकी सारी बातें उसकी समझ से परे जा रही थीं। कोई चारा न होने के कारण वह उसे आरामदेह पैर की मालिश देने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंडस्को, मेरी महिला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जियाओ वेई ने हिचकिचाते हुए पूछा। यान निंग ने सिर हिलाया, आगे बढ़ो। जब यान निंग ने उसे बोलने की अनुमति दी तो जियाओ वेई ने अपने होंठ भींच लिए और ध्यान से चारों ओर देखने के बाद पूछा, मुख्य नौकरानी के बारे में आपको कब पता चला कि मुख्य नौकरानी ने पोशाक से रत्न तोड़ लिए हैं? क्योंकि अगर मुझे ठीक से याद है तो सुबह जब हम भोज के लिए निकलने वाले थे तो ये ड्रेस बिल्कुल ठीक लग रही थी। क्या हेडमेड ने ऐसा किया था? और तुम्हें कैसे पता चला कि उसके कमरे में रत्न मिलेंगे? तुम तो हर समय मेरे साथ थे। तुमने उसे ऐसा कुछ करते कब देखा? यान निंग अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। जियाओ वेई के सवाल सुनकर उसके होंठ एक संतुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। तुम हमेशा वही कह देते हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है ना? बिस्तर पर बैठने से पहले वह हंसी। जियाओ वेई ने अपनी बड़ी और साफ आंखें झपकाईं और यान निंग के जवाब का इंतजार किया। जब गार्ड तलाशी के बाद वापस आए तो वह अध्ययन कक्ष के बाहर खड़ी बहुत चिंतित थी। वह डरी हुई थी कि वे कमरे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे और उसकी पत्नी को सजा मिल जाएगी। हालांकि जब उन्हें रत्न मिले तो वह हैरान रह गईं। ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि वे वही रत्न थे जो चांदाह की पोशाक पर थे। वह कैसे संभव हो सकता है? यान निंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ जियाओ वेई को देखा और कहा, आह ठीक है। मुझे यकीन था कि गार्ड को उसके कमरे में कुछ मिलेगा क्योंकि मैंने ही उसके कमरे में वह सबूत रखा था। ये कहने के बाद वह खुशी से मुस्कुराए। जब हेडमेड बहस के बाद अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस पर फूलदान फेंकना उसके लिए विनाश को न्योता देने के बराबर था। बिना सजा पाए वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए चालाक हेडमेड से निपटने के लिए उसने अपनी गर्दन बचाने के लिए एक थोड़ा चालाक तरीका अपनाया। उसने उस पोशाक से रत्न निकाल लिए जो चांदाह ने सुबह उसके लिए भेजे थे और जब वह जियाओ वेई के पीछे अध्ययन कक्ष में गई तो वह चुपके से जिंगबाओ के कमरे में चली गई और उन रत्नों को सबूत के तौर पर उसके कमरे में रख दिया। चूंकि चांदाह ने सभी नौकरों को बुलाया था, संभवतः यान निंग को सबके सामने अपमानित करने के लिए, इससे उसे पकड़े बिना अपना मिशन पूरा करने की अनुमति मिल गई। ये वह थी जिसने सबूत गढ़े थे, लेकिन उसके उकसावे के कारण जिंगबाओ ने सबके सामने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया, जिससे उसके दावे सही साबित हुए। उपन्यास में उसका चरित्र खलनायक है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप नायिका से भी अधिक दयनीय और दुखी है। इसलिए उसने चीज़ों को थोड़ा और मसालेदार बनाने और अपने किरदार की तरह अभिनय करने का फैसला किया। चूंकि वह साम्राज्य में पहले से ही एक क्रूर और चालाक लड़की के रूप में जानी जाती थी, इसलिए उसने भी उसी के साथ चलने और एक खलनायिका की तरह अभिनय करने का फैसला किया। यदि वह किसी उपन्यास में खलनायिका बनी है तो उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जियाओ वेई अवाक रह गई जब उसे पता चला कि यह यान निंग का काम था और हेडमेड ने उससे कुछ नहीं चुराया था। वह आश्चर्य से यान निंग को घूरते हुए सदमे से बोली, मेरी महिला, मुझे कभी नहीं पता था कि आप इतनी अद्भुत हो सकती हैं। वह उसे एकटक देखती रही और उसे अंततः अपने लिए खड़े होते देख भावुक हो गई। यान निंग उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव देखकर हंस पड़ी और उसे आंख मारते हुए बोली, चिंता मत करो, अब से ये बड़ी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी। उसने गर्व से अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, अब अगर आपने प्रशंसा कर ली है तो मेरे कंधों की भी मालिश कर दीजिए। उसने कहा और जियाओ वेई को मालिश करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाँ, अध्याय 38 जल। सुश्री फैंगली, आपने 21वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़कर और देश की सर्वश्रेष्ठ महिला तीरंदाज बनकर आपको कैसा लग रहा है? रिपोर्टर ने पूछा। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पत्रकारों के एक समूह के सामने खड़ी होकर साक्षात्कार दे रही फॉन्गली ने जब ये प्रश्न सुना तो वह मुस्कुरा उठी। उसने अपने गले में लटक रहे स्वर्ण पदक को धीरे से छुआ और कैमरे तथा रिपोर्टर की ओर देखकर मुस्कुराई, फिर जवाब दिया, मैं इसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ? शायद भूख लगी है। हमारे कोच ने वादा किया था कि अगर मैं गोल्ड मेडल जीत गई तो आज रात हमें दावत देंगे। इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो अपना वादा पूरा करें और हम सबको कुछ स्वादिष्ट खाने ले जाएं। कुछ महंगा, उसने कहा, जिससे सभी पत्रकार हंस पड़े। एथलीट फैंगली न केवल प्रतियोगिताओं में अपने अविश्वसनीय तीरंदाजी कौशल और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी मजाकिया प्रतिक्रियाओं के लिए भी जानी जाती हैं। वो सिर्फ 25 साल की हैं, फिर भी मीडिया को हैंडल करना बखूबी जानती हैं। मानो वो लाइमलाइट में आने के लिए ही बनी हैं। साक्षात्कारों में उनके मजाकिया जवाब ही एक कारण है कि वह जनता के बीच इतनी लोकप्रिय हैं। सुश्री फैंगली, क्या आप उस उपनाम राष्ट्र के शूरवीर से परिचित हैं जो जनता ने आपको दिया है? आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? एक अन्य पत्रकार ने पूछा। हाँ, मैंने कई लोगों को मुझे नाइट ऑफ द नेशन कहते हुए देखा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह उपनाम मुझ पर उतना जचता है। उन्होंने ऐसा कहा जिससे सभी पत्रकार उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे, उम्मीद कर रहे थे कि वह कुछ विवादास्पद कहेंगी। सुश्री फैंगली, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? रिपोर्टर ने उनसे एक और सवाल किया जिसने सबका ध्यान खींचा। जबकि पत्रकार उत्साहित थे और उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, उसके कोच जो इस समय उसके पीछे खड़े थे शर्मिंदगी से अपना चेहरा पीट रहे थे। ये लड़की मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने में कभी नहीं चुकती। फैंगली ने उन सभी पत्रकारों की तरफ देखा जो उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और हंसते हुए बोली, क्योंकि उन्होंने नाम के आगे प्रीति नहीं जोड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि द प्रीति नाइट ऑफ द नेशन मुझ पर ज्यादा जंचेगा?
वह मुस्कुराए और कैमरे के सामने प्यारे से पोज दिए, जिससे सभी पत्रकार एक बार फिर हंस पड़े। जैसी कि उम्मीद थी, फेंग ली जब वे साक्षात्कार कर रहे थे तो अधिकारियों का एक समूह फेंग ली के पास आया और साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न की। साक्षात्कार बंद करो, आज कोई साक्षात्कार नहीं। सुश्री फेंग ली, आपको हमारे साथ आना होगा और रैंडम डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देना होगा। उस आदमी ने गंभीरता से पूछा, जिससे सभी पत्रकार इस नाटक को कैद करने के लिए अपने कैमरे और माइक्रोफोन लेकर तैयार हो गए। कुछ देर पहले जो लोग उसे खुशी खुशी बधाई दे रहे थे, उनके ठंडे और उदासीन लहजे पर फेंग ली की भौहें तन गईं। अचानक क्या बदल गया? कोच ने फेंग ली के सामने आकर पूछा, क्या कोई समस्या है? प्रतियोगिता तो पहले ही समाप्त हो चुकी है, आपको फेंग ली की क्या जरूरत है? अचानक डोपिंग टेस्ट क्यों? औपचारिक सूट पहने व्यक्ति ने कोच और फिर पत्रकारों की ओर देखा और फिर कहा, हमें उसे रैंडम डोपिंग टेस्ट के लिए ले जाना होगा। उस पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का संदेह है, जिनके कारण उसे सभी एथलीटों से बेहतर प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में मदद मिली है। फेंग ली उस आदमी की बातें सुनकर हैरान रह गया। क्या आजकल अच्छा प्रदर्शन करना कोई गुनाह है? सिर्फ इसलिए कि मैंने बाकी सभी एथलीटों से बेहतर प्रदर्शन किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने धोखाधड़ी की और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया? यह न तो पहली बार है जब मैंने कोई प्रतियोगिता जीती है और न ही स्वर्ण पदक जीता है। आपको मेरे प्रदर्शन पर शक क्यों हुआ? फेंग ली को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उसने स्वर्ण पदक तो जीत लिया, लेकिन शोर मचा रहे पत्रकारों की तेज फुसफुसाहट और अधिकारियों की संदिग्ध निगाहों से वह असहज महसूस कर रही थी, मानो वह इस स्वर्ण पदक के लायक ही नहीं है। अधिकारी उसे एक तरफ ले जाकर परीक्षण के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने साक्षात्कार में बाधा डाली और सभी पत्रकारों के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। परिणाम चाहे जो भी हो, मीडिया को कुछ समय के लिए उनकी प्रतिष्ठा के साथ खेलने का मौका मिल गया। वे पूरे दिन इस मौके का इंतजार कर रहे थे और उन्हें यह मौका मिल गया। सुश्री फेंग ली, यदि आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगी तो आपको डोपिंग के संदेह में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता से 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। क्या आप इसी तरह काम करती रहेंगी? कोच ने अपने होंठ भींचे और फेंग ली के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कुछ मत कहो, चलो अभी टेस्ट करवाते हैं, वैसे भी यह नेगेटिव ही आएगा। फेंग ली ने गहरी सांस ली और टेस्ट के लिए राजी हो गई। वैसे भी उसके पास और कोई चारा नहीं है। जब रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आप सभी मुझसे माफी मांग लेंगे। उसने उन अधिकारियों की तरफ देखा जो पहले से ही उसे धोखेबाज मान रहे थे। उन्होंने पूरे वर्ष कड़ी मेहनत की है और कभी भी अपना प्रशिक्षण और कसरत नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी, जब सभी लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए घर चले गए थे। फिर भी उनके चंद शब्दों ने उसे पहले ही धोखेबाज बना दिया। हालांकि वह किसी को भी अपनी या अपनी मेहनत को कमतर नहीं आंकने देगी। क्या आपको यकीन है कि आपने सही जांच की है? नतीजे इतने सकारात्मक कैसे आ सकते हैं? जब अधिकारियों ने फेंग ली को नतीजे बताए तो वह अविश्वास से बोली, किसी भी प्रतिबंधित दवा की बात तो भूल ही जाए, मैंने तो मेस कैंटीन के खाने के अलावा कुछ भी नहीं खाया। आप कैसे कह सकते हैं कि वह पॉजिटिव निकला? फेंग ली ने अधिकारियों से अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, डोपिंग परीक्षण से न केवल एथलीट को 4 साल के लिए खेल और प्रशिक्षण से निलंबित किया जाता है, बल्कि सबसे खराब स्थिति में उसे आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। हालांकि यही एकमात्र मुद्दा नहीं है। चूंकि फेंग ली जनता के बीच लोकप्रिय हैं, इसलिए ये खबर उनकी सार्वजनिक छवि को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी और उन्हें उन सभी लोगों के सामने खलनायक बना देगी जो उन्हें राष्ट्र का शूरवीर कह रहे थे। अगर उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया तो उनके लिए फिर से गौरवपूर्ण वापसी करना मुश्किल होगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में डोपिंग के आरोप में फंसने के बाद उन्हें अपनी टीम में कौन लेगा? कोच ने उसे एक तरफ खींच लिया और गंभीरता से पूछा, फेंग ली, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने प्रतियोगिता से पहले कोई ड्रग्स लिया था? क्योंकि तुम्हारे खून में प्रतिबंधित पदार्थ का प्रतिशत काफी अधिक है। इस बार तो कोई गलती नहीं लग रही। कोच ने गंभीरता से पूछा, अगर ड्रग्स नहीं तो प्रतियोगिता से पहले तुमने कुछ खाया पिया था? फेंग ली ने अपने होठों को भींच लिया और सोचने लगी कि प्रतियोगिता से पहले उसने क्या खाया था। सुबह एक केले के अलावा मैंने प्रतियोगिता से पहले कुछ नहीं खाया। तुम्हें पता है कि मैं प्रतियोगिताओं से पहले कुछ नहीं खाती। उसने ईमानदारी से कहा, तो क्या तुमने कुछ पिया या किसी ने तुम्हें कुछ खाने पीने को दिया? क्योंकि अगर तुमने खुद नहीं भी लिया तो भी मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारे पे में कुछ मिला दिया हो। कोच ने सुझाव दिया, क्योंकि उन्होंने खुद फेंग ली को प्रशिक्षित किया है। वह जानते हैं कि बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें ड्रग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें वह अपना सर्वश्रेष्ठ न दें। पानी के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फेंग ली को जब एहसास हुआ तो उसने अपने शब्द निगल लिए। जल 39 मित्र या शत्रु। फेंग ली की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि खेल से पहले उसने एक ऐसी पानी की बोतल से पानी पी लिया था जो उसकी नहीं थी। आमतौर पर वह किसी भी प्रतियोगिता से पहले किसी और की बोतल से पानी नहीं पीती। हालांकि चूंकि यह बोतल उसे उसकी टीम के किसी भरोसेमंद सदस्य और रूममेट ने दी थी, इसलिए उसने पानी की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया। वह अपनी टीम के साथियों पर भरोसा कैसे नहीं कर सकती? आखिरकार वे एक ही टीम में हैं। अब अगर वह सोचती है तो पानी का स्वाद थोड़ा अजीब था, थोड़ा कड़वा और सामान्य से अलग। पानी के स्वाद में अंतर लगभग नगण्य था, जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब जब वह उस बारे में सोचती है तो यह वाकई अजीब लगता है। क्यों? क्या तुम्हें कुछ याद आया? कोच ने उसे कुछ सोचते हुए देखकर पूछा। फेंग ली ने बेचैनी में अपने बालों में हाथ फेरा और इनकार में सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता, कोई और होगा, मैं शायद पागल हो गई हूँ। वह अविश्वास में बुदबुदाई और अस्त व्यस्त अवस्था में स्टेडियम से बाहर भागी। उसे इसकी पुष्टि करनी थी, वह इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी।
फैंगली, उसके कोच ने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुन सकी। उसके लिए पूरी दुनिया मौन थी क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही शोर और उथल-पुथल मची हुई थी। मानो पूरी दुनिया उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में नकल करने के लिए चिढ़ा रही हो और उसकी मेहनत पर पानी फेर रही हो। अंडरस्को, वह अंततः रुकती है जब वह अपनी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त को स्टेडियम के बाहर इंस्टेंट कॉफ़ी मशीन के पास खड़ा पाती है और अपने लिए कॉफ़ी कैन ले रही होती है। मैच से पहले उन्होंने ही उन्हें पानी की बोतल दी थी, इसलिए उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे बोतल ले ली और उसमें से पानी पी लिया। क्योंकि वह उस व्यक्ति पर भरोसा कैसे नहीं कर सकती जो उसके सबसे करीब है और जिसके साथ उसका सबसे अच्छा रिश्ता है। वह उससे पूछना चाहती थी कि उसे पानी की बोतल किससे मिली और जानना चाहती थी कि उसके पे में नशीला पदार्थ किसने मिलाया था। क्योंकि अगर उसे पानी में मिलाए गए पदार्थों के बारे में पता होता तो वह उसे पानी की बोतल कभी नहीं देती। सांस लेने की कोशिश करते हुए वह जोर जोर से हाँफने लगी। कुछ देर दौड़ने के बाद उसकी सांस फूल रही थी और वह पसीने से भीग गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया है और उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है, जिससे वह और भी अधिक दुखी महसूस कर रही है। येलेई, उसने काफ़ी दूर से उसका नाम पुकारा और उसके पास जाने ही वाली थी कि तभी एक और व्यक्ति येलेई के पास आया। वह रुक गई और बड़े खंभे के पीछे छिप गई ताकि विरोधी टीम के कोच को देख सके, जिसका खिलाड़ी आज खेल में उससे हार गया था और वह येलेई से बात करने के लिए उसके पास आ रहा था। जब उसे पता चला कि यह वही कोच है जिसने कुछ समय पहले उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए लुभाने की कोशिश की थी, तो वह बहुत नाराज हो गई जब उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी टीम के लिए खेलना जारी रखने का फैसला किया। ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? फैंगली ने सोचा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह येलेई के आसपास क्यों मंडरा रहा है। क्या वह उसे भी लुभाने की कोशिश कर रहा है? उसने सोचा। वह खंभे के पीछे छिप गई और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगी। क्या उसने उसके पे में कुछ मिलाया है? ये सोचकर वह खंभे के पीछे छिप गई और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगी। तारांकन तारांकन, शाबाश। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, इस समय फैंगली के लिए हालात काफ़ी अस्त व्यस्त हैं। हालात देखकर लगता है कि अधिकारी उसके बाकी जीते हुए मैचों की भी सत्यता की जांच करने की योजना बना रहे हैं, कोच ने कहा और मशीन से अपने लिए कॉफ़ी का एक और कैन निकाला। अगर हालात हमारे पक्ष में रहे तो बहुत मुमकिन है कि उसे जीवन भर के लिए खेलों से प्रतिबंधित कर दिया जाए, और अगर फैंगली नहीं रही तो सिर्फ तुम ही जीतोगी। कोच ने मुस्कुराते हुए येलेई की ओर इशारा किया, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि किसी को पता नहीं चलेगा? अगर वह इससे भी बच निकली तो क्या होगा? क्या वह जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि फैंगली को टीम से बाहर कर दिया जाएगा? उसने कोच की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। सबसे अधिक संभावना, उद्धरण चिन्ह। आज जो कुछ हुआ उसके बाद वह फैंगली के बेशर्म और बेशर्म हाव भाव नहीं देखना चाहती। वह पत्रकारों और अधिकारियों के सामने विनम्र होने के बजाय इतनी अहंकारी कैसे हो सकती है? हमारी टीम में आने के बाद मैं तुम्हें अपनी टीम का कप्तान बना दूंगा। तुम जैसी प्रतिभा टीम का नेतृत्व करने की हकदार है, न कि फैंगली की परछाई बनने की। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें बेहतरीन सत्कार मिले और अब से तुम सभी मैच जीतोगी। उसने उसे आश्वासन दिया। अब कोई तुम्हें फैंगली की परछाई नहीं कहेगा, क्योंकि अगर फैंगली यहाँ नहीं होंगे तो तुम नंबर 1 हो जाओगे। सबसे बेहतरीन एथलीट येलेई, कोच ने कहा, जिससे येलेई मुस्कुरा दी। वह और फैंगली लगभग एक ही समय टीम में शामिल हुई और तब से रूममेट हैं। शुरुआत में उसे भी उसकी संगति अच्छी लगी और उसने उससे बहुत कुछ सीखा। हालांकि एक समय पर उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह हमेशा दूसरे स्थान पर रहेगी और उसके साथ फैंगली की परछाई जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। फैंगली की सबसे अच्छी दोस्त या रूममेट के अलावा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वह ये देखकर हतप्रभ रह गई कि फैंगली को सारा ध्यान मिल रहा था, जबकि उसे एक तरफ धकेल दिया गया था, जैसे कि वह यहाँ की नहीं है। हालांकि अब और नहीं। इसके बाद फैंगली को भी एहसास होगा कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो वह कड़ी मेहनत के बावजूद हासिल नहीं कर सकती। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें आप कड़ी मेहनत करके भी नहीं बदल सकते। शुक्रिया कोच, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, येलेई ने कोच से कहा, जिसने उसकी तरफ सिर हिलाया और कॉफ़ी का अपना कैन खत्म करके चला गया। कोच के जाने के बाद येलेई के चेहरे पर मुस्कान बदल गई और वह ठंडे और उदासीन भावों में बदल गई। उसने उस खंभे की ओर देखा जहां फैंगली छिपा था और ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, क्या तुम वहीं छिपे रहोगे? अब तुम बाहर आ सकते हो। जब फैंगली ने येलेई का सहज और लापरवाह स्वर सुना तो उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। क्या इस लड़की को जरा भी शर्म आती है? पीठ में छुरा घोंपने के बाद भी ये इतनी बेबाक कैसे हो सकती है? फैंगली खंभे के पीछे से बाहर निकलती है और खुद को येलेई को दिखाती है। उसने अपनी हल्की लाल नम आंखों से उसे घूरा और बड़े कदमों से उसकी ओर चली गई। येलेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंगली उस पर चिल्लाई और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया। फैंगली, सावधान रहना, वरना तुम पर प्रतियोगिता में धोखाधड़ी के साथ साथ शारीरिक हिंसा का भी आरोप लगाया जाएगा। फिर तुम्हें तुरंत खेल से निलंबित कर दिया जाएगा, येलेई ने शांत स्वर में कहा, फैंगली की हताश और दयनीय हालत को देखते हुए। उसे अपनी पीड़ा देखकर खुशी हो रही थी। वह उसे कैमरों के सामने खुश और मुस्कुराता हुआ देखकर थक चुकी थी। अब समय आ गया है कि वह भी उस दर्द को महसूस करे जिससे वह इतने लंबे समय से गुजर रही है। फैंगली ने दांत पीस लिए और उसके पेट पर लात मारना चाहा। हालांकि वह सही थी। वह पहले ही अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित होने की कगार पर थी। वह नियमों के उल्लंघन का एक और आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ ऐसा करने के बाद भी तुम इतने आत्मविश्वासी कैसे हो? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे? तुम मुझे इस तरह धोखा कैसे दे सकते हो? कैसे? फैंगली चीखी और उसके चेहरे पर आंसू आ गए। येलेई उसकी रूममेट है। उसे ज़रूर पता होगा कि अपने करियर में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी।
इतना सब कुछ जानने के बाद भी वह उसे धोखा कैसे दे सकती है? कैसे? ये लेई ने उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाई। दोस्त? किसने कहा कि हम दोस्त हैं? फैंगली, तुम भूल रहे हो कि भले ही हम एक ही टीम में हो, फिर भी हम प्रतिस्पर्धी हैं। तुम कभी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुम हमेशा पहले नंबर पर थे और मैं दूसरे नंबर पर। यही सच है, हम बराबर वालों से दोस्ती करते हैं और हम कभी बराबर नहीं थे। उसे अपनी उन भावनाओं का एहसास हुआ जिन्हें वह इतने लंबे समय से नज़रअंदाज कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? फैंगली ऐसे कठोर शब्द सुनकर टूट गई। उसने हमेशा से उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया है, फिर भी वह उसे अपना प्रतिद्वंद्वी समझ रही थी। भले ही वह उसके साथ एक प्रतियोगी की तरह व्यवहार करती हो, क्या उसे सचमुच इस तरह अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए? 40 नकली दोस्त बनाम सच्चा दोस्त। ये ले फैंगली के चेहरे पर हैरानगी और विश्वासघात के भाव देखकर हंस पड़ी। एक समय था जब फैंगली को कोई बात परेशान करती थी तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है। दूसरी टीम के कोच ने सही कहा था, अगर वह फैंगली के साथ रहेगी तो उसे हमेशा फैंगली की हमशक्ल या उसकी परछाई ही कहा जाएगा और वह खेलों में कभी नाम नहीं कमा पाएगी। फैंगली का एक सहयोगी परिवार है जो उससे प्यार करता है और खेल के दौरान उसका समर्थन करता है। हालांकि उसके पास केवल स्वयं ही है। फैंगली के परिवार के विपरीत उसका परिवार उसकी परवाह नहीं करता और न ही खेल में उसके करियर का समर्थन करता है। वे उसे केवल एक ऐसी बेटी के रूप में देखते हैं जो बेटी की जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रही है क्योंकि उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की है। इस साल वह 25 साल की हो जाएगी। वह फैंगली जितनी ही उम्र की है, हालांकि उसका परिवार उम्मीद करता है कि वह पहले ही शादी कर ले और बच्चे पैदा कर ले। वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी और उसका एकमात्र लक्ष्य शादी करना और उसके बाद बच्चे पैदा करना होना चाहिए। ... वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। वह सिर्फ खेल ही नहीं खेलेगी बल्कि उसे पैसा भी कमाएगी। इसलिए उसे किसी से भी अधिक मेहनत करनी होगी और यह साबित करना होगा कि वह अच्छा कर सकती है और तीरंदाजी में शीर्ष एथलीट के रूप में अपना नाम और करियर बनाएगी। कि वह उनके प्यारे बेटे से बेहतर है जो अपने सपनों को पूरा करने की बजाय खेल खेलने में ज़्यादा लगा रहता है। वे उसके लिए अच्छे माता पिता तो नहीं बन पाए, लेकिन वह एक ऐसी बेटी ज़रूर बनेगी जो उन्हें उस आलीशान जिंदगी का अनुभव देगी जो उन्हें ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं हुआ। ये सब करने के लिए उसे फैंगली से दूर जाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वह उसकी हमशक्ल या उसकी परछाई बनकर रह जाएगी। इस प्रतियोगिता के बाद वह कड़ी मेहनत करेगी ताकि कोई भी उसे पकड़ न सके। अब से वह फैंगली की सहयोगी नहीं रहेगी बल्कि देश की शीर्ष तीरंदाज ये लेई बनने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। फैंगली, मुझ पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अपने असफल करियर को बचाने की कोशिश करो जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। ये लेई मुस्कुराए और फैंगली के माथे पर उंगली रखकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उफ, बेचारी फैंगली। उसने बनावटी हृदय विदारक भावों से उसकी ओर देखा और उसकी दयनीय परिस्थितियों का मजाक उड़ाया। तुम क्या कर रहे हो? ये लेई दर्द से कराह उठी जब फैंगली ने उस उंगली को पकड़ लिया जिससे वह उसके माथे पर प्रहार कर रही थी और उसकी उंगली को बलपूर्वक टेढ़ा कर दिया जिससे वह दर्द से कराह उठी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने कहा था मेरा हाथ छोड़ दो। ये लेई फैंगली पर चिल्लाई जो पागल हो गई थी और बेरहमी से उसकी उंगली मोड़ रही थी जिससे उसे बहुत दर्द और बेचैनी हो रही थी। सबसे पहले मैं सिर्फ तुम्हारी उंगली पकड़ रही हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं। फैंगली ने उसे दर्द से रोते देख उपहास किया और आखिरकार उसकी घिनौनी उंगली छोड़ दी। भला कौन उस उंगली को छूना चाहेगा जिसने उसे किसी ऐसी बात के लिए फंसाने की कोशिश की हो जो उसने की ही नहीं। ये ले, आप सोच रहे होंगे कि मुझे डोपिंग के लिए फंसाकर आपने कुछ महान काम किया है, उसने ये लेई की आंखों में देखते हुए कहा जो उसकी डरावनी निगाहों को संभालने की हिम्मत भी नहीं कर सकी और अंततः उसे अपनी नजरें हटानी पड़ी। क्यों? तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? मेरी तरफ देखो। अगर तुमने कुछ खास किया है तो कायम मत बनो और मेरी आंखों में देखो। फैंगली ने ये लेई की बाहें पकड़ ली और उसे सीधे खड़े होकर उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया, न कि उससे दूर हटने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? हाँ, तुम अभी भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हो। ये लेई ने फैंगली के सामने अपना मजबूत दिखावा करते हुए उपहास किया। हालांकि जब वह स्वयं ही गलत है तो वह कब तक मजबूत होने का दिखावा करती रहेगी। फैंगली ने उसे अभी भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते देखकर मजाक उड़ाया और अब उसके सिर पर हाथ मारने की बारी उसकी थी। क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे डोपिंग के लिए क्यों फंसाया? क्योंकि तुम नाकाबिल हो। तुम्हें पता है कि तुम मुझे प्रतियोगिता में कभी नहीं हरा सकते और मुझसे आगे नहीं निकल सकते। इसीलिए तुमने मेरा नंबर 1 स्थान छीनने के लिए एक गंदी चाल चली। लेकिन अंदाजा लगाओ, क्या तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते? मुझे पछाड़ने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि जब भी तुम प्रतियोगिता में खेलोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। क्योंकि मैं ही था जो तुम्हें इतने समय तक अभ्यास में मदद करता रहा। इसीलिए तुम दूसरे नंबर पर थे और मैं पहले नंबर पर। अगर तुम मेरे बिना भी अपना स्थान बनाए रख सको तो यह एक उपलब्धि होगी, वरना तुम्हारी घटिया तकनीक और आलसी रवैये के साथ तुम खेल में तीसरे स्थान के भी लायक नहीं हो। समझे? ये लेई का चेहरा उन कठोर तथ्यों से पीला पड़ गया जो फैंगली उस पर बरसा रहा था। अगर वह गुस्से में बकवास कर रही होती तो उसे उसकी बातों पर कोई एतराज नहीं होता। हालांकि उसके मुंह से निकला हर शब्द सच था। सच सबसे ज्यादा दुख देता है और यही फैंगली कर रही थी। अगर वह उस पर शारीरिक हमला नहीं कर सकती तो वह ठोस सबूतों का इस्तेमाल करके ऐसा करेगी। हो सकता है कि ये लेई ने उसके लिए जाल बिछाकर उसे फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन उसे उससे निपटने के लिए इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा वे कभी बराबर नहीं थे। वह उन्हें दोस्त समझती थी और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी हद से ज्यादा आगे आती थी, लेकिन बस इतना ही काफी है।
वह सिर्फ उन्हीं के साथ अच्छी है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर ये लेई ने विश्वासघात का रास्ता चुना है तो क्या उसे अब उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की ज़रूरत है? ये लेई के डरे हुए हाव भाव देखकर फॉन्ग ली को संतोष हो रहा था। अगर वह उसकी दोस्त बनी रहती तो उसे देश की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज़ बनने में मदद करती, क्योंकि यही तो खेल भावना है, साथ मिलकर आगे बढ़ना, अकेले नहीं। हालांकि ये लेई खेल और खेल भावना की मूलभूत परिभाषा को समझने में विफल रही। अगर उसने गलत रास्ते पर जाने का फैसला कर लिया है तो उसे सच्चाई का आईना दिखाने की ज़रूरत है, ताकि वह जाग जाए और अपना करियर बर्बाद न करे जैसे उसने अपना करियर बर्बाद किया है। क्योंकि विपक्षी टीम का कोच अपनी कमजोर मानसिक शक्ति का उपयोग करके येली को अपनी टीम के खिलाफ जाने और मैच से पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे उसका करियर बर्बाद हो गया। उस पर गुस्सा होने की बजाय उसे उस पर दया आ रही थी, क्योंकि उससे ज़्यादा ये लेई यहाँ सबसे ज़्यादा दुखी थी। उसने बस एक नकली दोस्त खोया है जो उसे धोखा देने में सक्षम था, लेकिन ये लेई ने अपना सच्चा दोस्त खो दिया है जो उसकी एक अदृश्य ताकत की तरह था। लेकिन उसने अपनी लालच के कारण वह ताकत भी खो दी है। बेचारी वह। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।